साथियों नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। चलिए, तो अब अपन जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो कल जो अपन ने मनोविज्ञान के जो संप्रदाय टॉपिक अपन चल रहे थे, जिसमें अपन ने 5 संप्रदायों का अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आई थिंक कि आपके बिल्कुल बढ़िया से वो समझ में भी आ गए होंगे, है ना। और अब जो है उसका पार्ट 2 अपन लेके आए हैं, और पार्ट 2 में जो है 3-4 और जो संप्रदाय हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं ना। उसके बाद जो है हमारा जो संप्रदाय वाला टॉपिक है और मनोविज्ञान के इतिहास से लेकर जो टॉपिक थे वे दोनों टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन जो है कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि आपको याद होगा कि कार्ल जुंग जो है ना, उन्होंने जो है एक सामूहिक अचेतन नामक शब्द दिया था। आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। सामूहिक अचेतन जो शब्द था, ये क्या है कि इसलिए भी जरूरी है कि आपको मान लीजिए छोटा सा शब्द है कि किसने दिया है ना, तो आप याद रखेंगे सामूहिक अचेतन जो शब्द है, सामूहिक अचेतन शब्द जो है वो दिया गया है कार्ल जुंग के द्वारा, युंग के द्वारा। और यदि मान लीजिए मैं दोनों शब्द लिख देता हूं आपके सामने, ये है सामूहिक अचेतन। जब भी कभी परीक्षा में ऐसा शब्द आ जाए तब आप उत्तर क्या लिखेंगे? कार्ल युंग, है ना। इसके अलावा इसके बारे में बता भी दिया था कि ये सामूहिक अचेतन होता क्या है। और एक जो है सामूहिक परामर्श नाम का जो संप्रदाय है वो भी हमारे सामने आता है। कलेक्टिव काउंसलिंग, ये शब्द भी हमारे सामने आता है। तो ये जो शब्द है क्या नाम बताया आपने? ये बताया था आपने कलेक्टिव काउंसलिंग, है ना। तो ये जो शब्द दिया गया है, अगर मान लीजिए ऐसा भी कभी प्रश्न पूछ ले कि यदि सामूहिक चेतन जो संप्रदाय युंग के द्वारा दिया गया है, तो सामूहिक परामर्श जो संप्रदाय वो किसके द्वारा दिया गया, तब आप बिल्कुल उत्तर में आ जाएंगे। कहाँ किसने दिया, जरा आपको याद है क्या? जी हाँ, कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है ये सामूहिक परामर्श नामक संप्रदाय दिया गया, जिसमें जो है अपन जैसे 150 लोगों को एक साथ बिठा कर उनकी और काउंसलिंग करें या फिर जो है उनको गाइडेंस प्रदान करें। तो वो जो है आजकल भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें काउंसलिंग होती है सामूहिक रूप से, तो वो कलेक्टिव काउंसलिंग जो शब्द है वो दिया गया है कार्ल रोजर्स के द्वारा। ये दोनों नाम बिल्कुल आप कंठस्थ करके जाएंगे परीक्षा के दौरान। तो ये 2 शब्द तो अपन वो कल वाले जो है उसको अपन ने कंटिन्यू कर लिया है। अब अपन एक नए संप्रदाय की शुरुआत करते हैं ना। नया जो आज हमारे संप्रदाय आएगा, कल अपन ने 5 संप्रदाय पढ़ लिए थे, और नेक्स्ट जो संप्रदाय है उसका अपन नाम लिखेंगे क्षेत्र संप्रदाय या क्षेत्र सिद्धांत, है ना। क्षेत्र सिद्धांत, इसको बोलते हैं अपन फील्ड थियोरी, है ना। ये देख, इसको समझने की जरूरत है ना। ये जो शब्द है इसको भी समझने की जरूरत है और पूरी फील्ड थ्योरी समझने की भी। अधिगम में जब अपन आएंगे तो बहुत बढ़िया से इसको अपन घंटे भर की क्लास में एक्सप्लेन कर पाएंगे। बड़ा कंसेप्ट है थोड़ा सा, ना। बहुत सारे कॉमन शब्द दिए गए हैं इसमें, उन शब्दों पर पकड़ अपनी बहुत जरूरी है ना। तो पहले तो अपन सबसे पहले इसके प्रवर्तक देख लेते हैं। प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक जो है अपन ने कल पढ़ा था कि जो गेस्टाल्ट संप्रदाय उससे एक संबद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी हैं, वो हैं आपके कर्ट लेविन। तो ये जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो कर्ट लेविन सर के द्वारा दिया गया है ना। और ये जो है ये क्षेत्र सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के यानी हमारे जीवन के उत्तरोत्तर विस्तार की बात करता है। हमारे जीवन के उत्तरोत्तर विस्तार की बात करने के कारण इस सिद्धांत को जीवन विस्तार सिद्धांत भी कहा जाता है। बिल्कुल ये बात नोट कर दीजिएगा, जीवन विस्तार का सिद्धांत, है ना, भी कहा जाता है। मतलब जीवन विस्तार का मतलब हो गया लाइफ
स्पेस थ्योरी, है ना। और बहुत सारे अनुभवी लोग जानते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा, बहुत बार कैसा प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय, मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत जो है जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस शब्द पर विशेष रूप से बल देता है ना। तो लाइफ स्पेस या जीवन विस्तार पर सर्वाधिक जो बल देने वाला हमारा मनोविज्ञान का सिद्धांत है वो सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत। अब अपन को सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात ये है कि जीवन विस्तार होता कैसे, है ना। तो आप एक बार देख लीजिए, क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन और जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस थ्योरी। लाइफ स्पेस थ्योरी इज इक्वल टू फील्ड थ्योरी, है ना। आप इसको ध्यान देंगे कि जीवन विस्तार सिद्धांत ही जो है क्षेत्र सिद्धांत है। अब एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि हमारे जीवन का विस्तार होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जीवन है ना, ये एक अपन फील्ड मान लेते हैं, जीवन का क्षेत्र मान लेते हैं। ये मान लिया हमने जीवन का क्षेत्र, है ना। और ये जो है अपन है, आप हैं, मैं, कोई भी जो भी है। अब क्या है, हमने जो है टारगेट किया है, एक हमने टारगेट किया है, क्या टारगेट किया है कि मुझे जो है रीट की परीक्षा पास करनी है, रीट की परीक्षा पास करके और टीचर बनना है ना। टीचर आपको बनना है, आपने रीट की परीक्षा पास कर ली, आपने टीचर, आप टीचर बन गए, तो आपके जीवन का विस्तार देखिए यहाँ तक हो गया। अब जैसे ही आप रीट की परीक्षा पास करके टीचर बने, आपने टारगेट कर लिया कि नहीं, रीट तक मैं सीमित नहीं रहूंगा, मैं जो है आगे बढ़ूंगा, है ना। आगे बढ़ूंगा का मतलब मैं जो है सेकंड ग्रेड का शिक्षक बनूंगा, है ना। अब ये सारी चीजें आसान नहीं है। अब मान लीजिए आपने रीट की तैयारी शुरू करी, है ना, रीट की तैयारी शुरू करी, किसी कोचिंग में आपने फीस दी, आपने कहीं कमरा लिया और अचानक से जो है लॉकडाउन हो गया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्या आ गई, ये जो है ना, ये जो सारी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो बाधाएं भी जो है ये सजेस्ट करता है कि जीवन आप विस्तृत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बाधाएं भी आएगी। अब बाधाएं भी आ रही है, अब बाधाएं आने का कारण क्या हुआ, अब आपने रूम भी लिया, स्टडी भी शुरू की, लेकिन अचानक आपको फिर गांव लौट आना पड़ा। तो गांव लौट आना पड़ा तो आप जो रीट की दिशा में तैयारी कर रहे थे ना, अब पता नहीं उसकी दिशा वो रही कि नहीं रही। या तो आप बिल्कुल फ्रीज हो गए, आपने कुछ नहीं किया, या फिर आपने हल्का फुल्का थोड़ा पढ़ना शुरू किया, या फिर आपको गांव में आए और गांव वाले दोस्त बोले अरे यार क्या पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, अभी कौन सी परीक्षा हो रही है, ये वो। तो जो है आप जो है उन सारी बातों को छोड़कर जो है और सुबह शाम जो है अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में, मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी हो गए, तो आपकी दिशा भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दिशा चेंज हो गई, इसका मतलब जो है आपका विस्तार जो है, जो आप चाह रहे थे उधर नहीं हो पा रहा है ना। तो फिर आपने क्या सोचा, आपको बाधाएं भी दूर करनी है, साथ साथ आपको अपने जीवन विस्तार की और दिशा भी बिल्कुल बनाए रखनी है। ये दोनों शब्द ही आपको मैं समझाऊंगा कि ये दोनों क्यों लिखे गए हैं ना। फिर आपने क्या सोच लिया, फिर आपने सोच लिया कि मुझे तो सेकंड ग्रेड टीचर बनना है। सेकंड ग्रेड टीचर बने तो कई बातें आएगी, क्या बातें आएगी, अब जो है आप जो है स्कूल में जॉब करते हैं तो आप वो 8-9 घंटे तो वहाँ देना पड़ता है, फिर बच्चों की नोटबुक लानी, आंसर शीट लानी पड़ती है, उनको चेक करनी है, स्कूल में बहुत सारा काम। फिर भी आपने संघर्ष किया और आप सेकंड ग्रेड टीचर बन गए। फिर आपने सोचा कि नहीं, मुझे तो जो है स्कूल लेक्चरर बनना है, स्कूल लेक्चरर बन गए। फिर आपने सोचा नहीं, मुझे तो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर तक बन गए। फिर आपने सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या, मैं तो आरएस बन जाता हूँ। आरएस बन गए तो क्या सोचा, आरएस तो जो है आईएएस के अंडर में होता है, तो मुझे क्या बनना है, आईएएस बनना है। अब देखिए मित्रों, डिपेंड किस, आपका जीवन विस्तार जो है आप कहाँ तक, जहाँ तक आप सोचते हैं वहां तक हो सकता है ना। जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ तक सोच के रुक जाते हैं, कुछ यहाँ तक सोच के, कुछ यहाँ तक सोच कर जो है
रुक जाते हैं। रुक क्या जाते हैं, बाधाएं जो आती है ना वो अपने ऊपर ज्यादा हावी हो जाती है। अब कौन 9 घंटे ड्यूटी करने के बाद पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। अपने तो जो है इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हो गए, अपन तो ठीक हो गए, मस्त हो गए, समझ रहे ना बात को। तो हम चाहें उतनी दूर तक अपने जीवन का, अपने पहले यहाँ तक विस्तार है, और कोई यदि पीक पे पहुंच जाए तो अपने जीवन का विस्तार देखिए कितना लंबा चौड़ा कर सकता है निश्चित रूप से। अब मान लो कि किसी का टारगेट स्टार्टिंग में ही आईएएस, ऐसे भी एक सोचने वाली बात है कि स्टार्टिंग में जो है ये हो कि भाई जो है मैं आईएएस बन जाऊं और वो यही आईएएस बन जाए, तो यही आईएएस बन जाए, वो भी उनका जीवन विस्तार है। लेकिन फिर आईएएस बनने के बाद भी जैसे पीएन अफसर सर हुए हैं, तो पीएन अफसर जो है मतलब इतने इंडिया में टॉप लेवल के आईएएस हुए हैं, तो वो फिर क्या सोचने लग जाए कि यार मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं, है ना। तो अपन क्या है, हम अपने जीवन का विस्तार जहां तक चाहें वहां तक करें। इस ये जो जीवन का अपना प्लेग्राउंड जो है, फील्ड जो है, ये खुला पड़ा है, ये क्षेत्र जो है बिल्कुल खुला पड़ा है, और आप जहां तक चाहें वहां तक जो है अपने जीवन का विस्तार कर सकते हैं। ये क्षेत्र सिद्धांत जो है अपन को यही बताना चाह रहा है कि आप जो है अपने जीवन, कारण क्या इसका एक दूसरा अपन ने बताया ना, इसका जो दूसरा नाम है वो है लाइफ स्पेस। ये स्पेस खाली पड़ा है, आप जाके इस स्पेस को भर सकते हैं, है ना। अब क्या है, ये उदाहरण तो आई थिंक आपके बढ़िया से समझ में आई गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अपन ने इसमें दो चीजें ली थी, एक तो बाधाएं ली थी, एक अपन ने दिशा ली थी, है ना। ये दोनों नाम इसलिए लिए थे कि ये सिद्धांत जो है कुछ संप्रदाय जो है वो लेता है गणित विषय से, है ना। गणित विषय से ये एक संप्रदाय लेता है जिसका नाम है तलरूप, जिसका नाम तलरूप या टोपोलॉजी, है ना। गणित वाले तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। बैरियर के रूप में ये जो अपने पास बाधाएं जो आ रही है ना, ये बाधाएं जो है वो जो है इस टोपोलॉजी की तरफ संकेत करती है। और आप निश्चित रूप से मान के चलिए, अपन जब भी आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में तो बाधाएं सबके जीवन में आती है, चाहे वो सामाजिक बाधाएं हों, चाहे वो आर्थिक बाधाएं हों, चाहे वो नैतिक बाधाएं हों, कोई न कोई समस्या जो है हमारे जीवन में चलती रहती है ना, सबके साथ। कहीं आप ऐसा मत सोच लेना कि ये सारी बाधाएं, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ रही है, सबके साथ ये समस्याएं आती है। हम जो है एडजस्ट करके और उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो गणित का जो संप्रदाय है, वो टोपोलॉजी जो है वो इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की ओर हमें बताता है, बढ़ाता है। और भौतिक विज्ञान जो है, भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स से भी यहाँ एक संप्रदाय लिया गया है, उस संप्रदाय का नाम है सदिश। उस संप्रदाय का नाम है सदिश। ये सदिश जो है, सदिश क्या बोल रहा है, सदिश मतलब वेक्टर, है ना। कि आपको जो है आपने जीवन का लक्ष्य तो तैयार कर लिया कि मुझे आरएस बनना है या मुझे आईएएस बनना है ना। और जो है आप जो है दिन भर टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हैं, दिन भर फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, तो क्या आपकी दिशा जो आपने अपने जीवन विस्तार करने की सोची है, क्या उस तरफ आपकी दिशा है? बताइए जरा। आपने टारगेट के लिए आरएस बनना है और आप दिन भर जो है वीडियो बना रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई ना कोई मोबाइल चला रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, इसका मतलब आरएस बनना है तो आपकी दिशा इस तरफ होनी चाहिए। एरो जो है वो आपका इस तरफ जाना चाहिए। और अगर आप इस तरफ नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी ऊर्जा भी नष्ट हो रही है और आप गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न जो बन सकता है वो क्या बन सकता है कि कौन सा सिद्धांत जो है गणित एवं भौतिकी इन दोनों विषयों के संप्रदाय लेके चलता है। उत्तर आ जाएगा क्षेत्र सिद्धांत। इसके अलावा क्षेत्र सिद्धांत में गणित का कौन सा संप्रदाय लिया गया, तब आप उत्तर क्या बताएंगे, तब आप उत्तर बताएंगे कि तलरूप या टोपोलॉजी जो शब्द है वो गणित से लिया गया, भौतिक विज्ञान से, भौतिकी से, फिजिक्स से क्या लिया गया, सदिश लिया गया है या वेक्टर लिया गया है ना। तो ये जो है उसमें अपन अधिगम में जो है इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना से ध्यान दे लीजिए, आप इसको समझ लीजिए कि क्षेत्र सिद्धांत तो होता क्या है, इसका नाम क्षेत्र सिद्धांत क्यों दिया गया है ना।
बढ़िया से आप समझ लेंगे तो आगे जो है थोड़ी सी समझने में अपनी आसानी रहेगी। तो ये जो है कर्ट लेविन सर का है, और ये सारी बातें जो है आप और हम जहाँ कहीं भी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बताया गया है। ठीक है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्षेत्र सिद्धांत जो है ये हमारा जो है 6 नंबर का जो है वो संप्रदाय हो गया है। और आई थिंक आपके क्लियर भी हो गया कि क्षेत्र का मतलब क्या है, लाइफ स्पेस का मतलब क्या है, वेक्टर क्या है, टोपोलॉजी क्या है ना, ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जानी ज्यादा ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं तो अपना 7वां जो संप्रदाय है वो अपन देखते हैं। तो 7वां जो संप्रदाय है वो है विकासात्मक। नाम कई बार ऐसा ही आ जाता है ना, विकासात्मक सिद्धांत। और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इसका नाम है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना। ये मतलब बहुत ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जिसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रश्न नहीं आते। एक नहीं, 2 3 4 4 प्रश्न जो है इस सिद्धांत से पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो एक तरफ तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट थ्योरी है ना। विकासात्मक सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और दूसरी तरफ इसको बोलेंगे अपन कॉग्निटिव थ्योरी। नाम आप सबने सुन रखा है, प्रवर्तक का नाम आपको पता है ना। अपन फिर भी जो है अपन लिखते हैं इसके प्रवर्तक है ना। प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक हैं इसके जीन पियाजे है ना। जीन पियाजे इसके प्रवर्तक हैं। पियाजे को कभी कभी DSSS की परीक्षाओं में पियाजे के स्थान पर पाइगेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसका कारण यह है कि इनके नाम को अंग्रेजी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो आप दोनों पाइगेट आए इसका मतलब भी पियाजे है, पियाजे आए का मतलब तो पियाजे है ही है ना। इनके समर्थक कौन कौन है ना। इस संज्ञानात्मक विकास के समर्थक कौन कौन है ना। तो पियाजे के साथ साथ आप किसको जानते हैं, ब्रूनर सर को जानते हैं ना। हाँ जी हाँ, ब्रूनर सर हैं। इसके अलावा सामाजिक संज्ञानवादी आप जानते हैं, किसको जानते हैं, बिल्कुल सही जानते हैं, वाइगोत्स्की सर जो हैं उनको आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा डेविड आसुबेल सर को भी आप अच्छे से जानते हैं। तो ये आधुनिक संज्ञानवादी हैं और ये पारंपरिक हैं। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि कौन सा एक संज्ञानवादी नहीं है, देन आप इनमें से निकाल के उत्तर बाहर कर दीजिए। कौन कौन हो गए, जीन पियाजे जो है वो तो इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं ना, इसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के, ब्रूनर सर, वाइगोत्स्की और डेविड आसुबेल। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है, समझने वाली मूल बात जो ये है कि सब जो है संज्ञान चिल्लाते रहते हैं ना, ये संज्ञान या फिर ये हो गया कॉग्निशन है ना, ये कॉग्निशन हो गया। ये संज्ञान होता क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि संज्ञान होता क्या है ना। हालांकि देखिए अब आप इस वीडियो को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आपके समझ में नहीं आएगी वो समझ में भी आ जाएगी। तो ये संज्ञान क्या होता है, देखिए जरा संज्ञान क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम संवेदन करते हैं। अगर आपने पूरे वीडियो पहले देख रखे है तो आप संवेदन जानते हैं कि संवेदन क्या होता है ना। संवेदन या संवेदना है ना। प्रत्यक्षण होता है, बोलिए तो होता है ना, ये हो गया प्रत्यक्षण। हमारे भीतर भाषा विकास होता है ना, भाषा विकास होता है भाषा विकास। अच्छा, हम तर्क करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। हम चिंतन करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। हम निर्णय करते हैं, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमारा निर्णय हम करते हैं। निर्णय करके अपन क्या करते हैं, हम करते हैं
समस्या समाधान, है ना, समस्या समाधान करते हैं। समस्या समाधान किस प्रकार से होता है? बहुत प्रकार की मानसिक जोड़ तोड़ से समस्याओं का समाधान होता है। तो ये इतनी सारी क्रियाएं करने का मतलब, यदि आप जो है कोई मेंटल एबिलिटी का सवाल सोल्व कर रहे हैं, है ना, रीजनिंग का कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं, तो भी आपके मस्तिष्क के भीतर संज्ञानात्मक क्रियाएं चल रही है। कहने का तात्पर्य ये सारी की सारी क्रियाएं जो है, आप देख लीजिए, उन सब का एक सामूहिक, इन सब प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम जो है वो है संज्ञान। यानी संज्ञान किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये हमारी बुद्धि के विभिन्न पार्ट हैं, है ना। तो उन पार्ट का नाम जो है वो, इन पार्ट का नहीं, इन पार्ट के समूह का नाम जो है वो संज्ञान। मतलब केवल संवेदना संज्ञान नहीं है, केवल प्रत्यक्षण संज्ञान नहीं है, केवल भाषा का विकास संज्ञान नहीं है, केवल समस्या समाधान संज्ञान नहीं। यानी ये सब जब अपने अपने स्थान पर काम करती है तो इन सब प्रक्रियाओं का सामूहिक जो नाम है वो है संज्ञान, है ना। और इस संज्ञान पर सबसे पहले विचार पियाजे सर ने दिया, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे संज्ञान है क्या। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं लिखी हुई है, संवेदना, प्रत्यक्षण, भाषा विकास, तर्क, चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान, मानसिक जोड़तोड़, भ्रम, चिंता, अधिगम, ये सारी जो चीजें है ना, इन सारी प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप से जो नाम है वो है क्या? संज्ञान, है ना। संज्ञान, इसको नाम अपन दे सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे कि पियाजे सर ने जो है ये सिद्धांत क्यों दिया, है ना। तो और ये अपने स्कूल जो अपन पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ उनके लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों, पियाजे सर ने निश्चित रूप से इस सिद्धांत को बड़े ही इत्मीनान से बनाया और लोगों के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि किस कक्षा के विद्यार्थी को अपन को क्या पढ़ाना है। किस कक्षा का विद्यार्थी जोड़ करना सीख गया, किस कक्षा का विद्यार्थी जो है गुणा करना सीख गया, भाग करना सीख गया, तर्क करना सीख गया, चिंतन करना सीख गया, निर्णय करना सीख गया, समस्या समाधान करना सीख गया। तो ये सारी बातें जो है इस पियाजे, इस संज्ञानात्मक सिद्धांत में अपन को देखने को मिलती है। बहुत सारे स्कूलों में जो है ये इन्वेंट्री जाती है, प्रश्नावली जाती है कि कौन सी क्लास में जो है कौन से बच्चे को जोड़ करना था। आपने अगर कहीं पढ़ाया है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि हाँ, बच्चे को पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, कितनी भाषाएं आता है, तर्क आता है, गुणाव आता है, भाग आता है। तो ये सारा जो है स्कूल लेवल पर अपन को सीखने में, बच्चों का वर्गीकरण करने में जो है हमें मदद करता है ना। तो कौन कौन सी अवस्था में ये बच्चा सीखता है, इसके लिए क्या किया है पियाजे सर ने 4 भागों में, बाल किशोर अवस्था तक, है ना, किशोर अवस्था तक जो है इनका मानना है कि ये सारी एबिलिटी जो है विकसित हो जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये प्रश्न भी तो कितनी ही बार आ गया है ना कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, या संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है ना। आज अपन बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे पियाजे सर का, तो बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें। स्कीमा इनके द्वारा दिया गया है, स्कीम्स दिया गया है, अनुकूलन दिया गया है, समायोजन दिया गया है। तो जब अपन पियाजे सर को पढ़ेंगे कहाँ, इसको भी अपन अधिगम में पढ़ेंगे, तो वहाँ जो है बिल्कुल बढ़िया से इसको कम से कम 2 घंटे की क्लास अपन को लगेगी, उसमें अपन इसको पूरा पढ़ेंगे ना। यहाँ सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, है ना। तो पहली अवस्था जो है पियाजे सर द्वारा जो दी गई है वो दी गई है संवेदी गामक अवस्था, है ना। संवेदी गामक अवस्था, है ना। ये क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो अवस्था है वो जन्म से कितने वर्ष तक रहती है? 2 वर्ष तक रहती है। जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था रहती है ना।
करने का मतलब ये है कि बालक जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धि उसकी मतलब कम काम करती है, और वह क्या करता है, यदि मान लीजिए मोटर का मतलब क्या हो गया, यांत्रिक रूप से जो है वह काम करता है। उसको जो है कोई उसको खिलौना दिखाई देता है अपने बेड पे पड़ा हुआ, तो जो है वो बोल के नहीं बता सकता, कि वो खिलौना मुझे दे दो। 2 साल का बच्चा क्या बोलेगा, क्या बताएगा, है ना। तो क्या करेगा वो अपने हाथों को जो है यांत्रिक रूप से जो है चलाएगा, या तो क्या करेगा उस बेड शीट को पकड़ के खींचेगा तो खिलौना उसके पास आ जाएगा, या फिर खुद चल के वहां जाएगा, तब जाके उसको खिलौना हाथ लगेगा। इसलिए इसको कहा गया है गामा। गामा का मतलब गमन करने वाला, है ना। संवेदी का मतलब संवेदना होने के बाद, है ना। तो ये हो गई पहली स्टेज। दूसरा क्या है, संवेदी गामक के बाद दूसरी अपन अवस्था का नाम है पूर्व या प्राक पूर्व बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, प्राक संक्रिया या परिचालन अवस्था, है ना। ये इसका नाम है ना। ये संक्रिया में प्राक का मतलब क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना। देखिए दोस्तों, आपने ऑपरेशनल नाम सुना, ऑपरेशन नाम सुना, ऑपरेशन कीजिएगा हड्डी टूट जाती है, ऑपरेशन किया जाता है ना। टूटी को जोड़ा जाता है, एक बार इस प्रकार नहीं जोड़ा था उस प्रकार नहीं तो इस प्रकार जोड़ कर उसको बिल्कुल तैयार कर दिया, वही ऑपरेशन है। यानी प्री ऑपरेशन यानी हल्का हल्का जो है वह जोड़ करने लग गया, पूरी जोड़ से पहले का, जोड़ से प्राक संक्रिया, संक्रिया का मतलब ऑपरेशन है, परिचालन का मतलब भी ऑपरेशन है ना। तो उसके जोड़ तोड़, मानसिक जोड़ तोड़ शुरू होने से पहले या फिर पूर्व यानी हल्का हल्का वो जोड़ तोड़ करने लग जाता, उस अवस्था का नाम पियाजे सर ने दिया है, वो दिया है प्राक संक्रिया अवस्था। तो ये है 2 से कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक, है ना। तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था का नाम है, तीसरी अवस्था है अपनी मूर्त संक्रिया या मूर्त परिचालन अवस्था ना। तो ये है कॉन्क्रीट स्टेट, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में केवल मूर्त का मतलब जो पदार्थ दिखाई देते हैं, अमूर्त जो है, अमूर्त का मतलब तो ये हो गया कि आपने आंख बंद की और जो है उसका समाधान या चित्र आपके सामने आ गया। लेकिन मूर्त में क्या होता है कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई बिल्डिंग, कोई सामान, वो जो है बिल्कुल क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए, तब तो जो उसका जोड़ तोड़ संभव है। अगर वो दूर से है तो उसका जोड़ तोड़ संभव नहीं है ना। मतलब कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, तो इस तरह के अमूर्त प्रकार के प्रश्न जो है इस अवस्था में हल करने संभव नहीं होते हैं ना। अगर सामने कोई बताया जाए कि ये ए है, ये बी है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तब तो उस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अमूर्त का जो है इस स्टेज पर जो है समाधान संभव नहीं है। तो ये है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक ये मूर्त संक्रिया अवस्था विद्यमान रहती है। तो पहली हो गई संवेदिकामक अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष, प्राक संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष। और अब जो है अंतिम जो चौथी अवस्था है, तीनों आपको नाम याद रही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी जो अवस्था है उसका नाम है, चौथी अवस्था है उसका नाम है औपचारिक संक्रिया या परिचालन अवस्था। औपचारिक संक्रिया या औपचारिक परिचालन अवस्था बिल्कुल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है पियाजे सर द्वारा अव्वल लेवल की, उत्कर्ष लेवल की जो है ये अवस्था बताई गई है, जो है 11 वर्ष से 17 वर्ष तक पियाजे सर ने इसको
माना है ना। तो ये चारों अवस्थाएं होगी। इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल इसलिए बोल दिया कि सभी प्रकार की मानसिक शक्तियां जो है, सभी प्रकार की मानसिक शक्तियां जो है इस अवस्था में विकसित हो जाती है। तर्क भी विकसित हो जाता है, चिंतन भी, वो बिल्कुल लॉजिकल तर्क जो है वो विकसित हो जाता है, चिंतन विकसित हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता जो है वो आ जाती है। विद्यार्थी अपने बारे में खुद निर्णय लेने लग जाता है। इसलिए जो है इस अवस्था का नाम उन्होंने क्या रखा है, औपचारिक संक्रिया या औपचारिक परिचालन अवस्था, है ना। तो आई थिंक आपने इस विकासात्मक सिद्धांत का मतलब है कि चार जो है अपन ने स्टेज पढ़ी ना, उन चारों स्टेज के माध्यम से जो है बालक के मानसिक विकास का अध्ययन किया था, इसलिए इसका नाम विकासात्मक सिद्धांत है। चूंकि सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया, इसलिए इसका नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। प्रवर्तक इसके जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक जो है ब्रूनर सर हैं, वाइगोत्स्की सर हैं, आशुबेल सर माने जाते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। और पियाजे सर ने जो है इस संज्ञानात्मक विकास को चार प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसका वर्गीकरण अभी आपने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये हमारा अगला जो है 7वें नंबर का जो है संप्रदाय जो है वो क्लियर होता है ना। अब अपन आगे चलेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया। अब जो है अंतिम सिद्धांत के रूप में अपन पढ़ेंगे। अंतिम सिद्धांत के रूप में अपन पढ़ते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, है ना। ये है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये है आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जानते होंगे आप, मूल प्रवृत्ति का नाम लेते ही आपको याद आ जाते होंगे, कौन आते हैं, विलियम मैकडूगल। इसके प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल, है ना। और ये सिद्धांत कब दिया गया था, प्रतिपादन इसका वर्ष है सन 1908 में जो है ये विलियम मैकडूगल सर द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अब इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि हमारा जो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार होता है, वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है क्या होता है, जन्मजात होता है। क्या होता है, जन्मजात होता है। और मूल प्रवृत्ति से पहले व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है उसका नाम रखा है संवेग। व्यक्ति की उत्तेजित दशा का नाम रखा है क्या, संवेग। और इनका मानना है कि प्रत्येक संवेग जो है कोई न कोई मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक संवेग कोई न कोई मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ रहता है ना। अब इनका क्या मानना है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार है, मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति जो है वो तीनों पक्षों के माध्यम से होती है। तीनों पक्षों के माध्यम से होती है ना। कौन कौन से तीन पक्ष हैं, पहला पक्ष कौन सा हो गया, इधर अपन देख लेते हैं ना। पहला पक्ष हो गया ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, है ना, प्रत्यक्षण वाला। ज्ञानात्मक का मतलब हो गया कॉग्निटिव, है ना। कॉग्निटिव मतलब हो गया यहाँ प्रत्यक्षण। दूसरा जो है वो है भावात्मक। भावात्मक मतलब फीलिंग या अफेक्टिव, है ना। और तीसरा हो गया क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। क्रियात्मक हो गया या व्यवहारात्मक हो गया। बोले इन तीनों की ही अभिव्यक्ति होती है अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के द्वारा। जब मूल प्रवृत्ति सामने आती है निकल के, तब, है ना। कैसे, मान लीजिए आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं,
रास्ते से गुजर रहे हैं और बिल्कुल अचानक आपने देखा कि आपसे जो है 4 मीटर की दूरी पर एक बिल्कुल जो है बिखरा हुआ एक सांड आपको नजर आ गया। क्या नजर आ गया? एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला सांड आपके सामने, और वो आपकी तरफ ही दौड़ रहा है, थोड़ी सी दूरी बची है ना। तो जैसे ही आपने उस सांड को देखा तो आपके अंदर अचानक उसको देखते ही कौन सा भाव आया? निश्चित रूप से कौन सा भाव आया आपके भीतर भय नामक भाव आया। और जो है उसको देखते ही जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, जिस तरह से डर के आप भागते हैं, चिल्ला के भागते हैं कि बिना चिल्ला के भागते हैं कि आगे और कुछ हो जाता है ना, तो आप जो है निश्चित रूप से वहां से भाग जाते हैं ना। तो ये जो है इस मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में ये जो तीनों पक्ष हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये तीनों के तीनों पक्ष जो है उनका प्रदर्शन होता है। ठीक है, ये था मूल प्रवृत्ति से संबंधित सामान्य तथ्य। और मैकडूगल सर ने, दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिए, मैकडूगल सर ने ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है ना, और इसके लिए आप है ना एक और काम करेंगे, चैनल पे एक वीडियो है तो उसको भी आप बिल्कुल देख लेंगे, मूल प्रवृत्ति और संवेग से रिलेटेड, तो वो और ज्यादा आपकी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैकडूगल सर ने क्या क्या दिया है? 14 प्रकार के संवेगों से संबंधित क्या दिए? 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है ना। ये आप बिल्कुल ध्यान देंगे ना। ये जो 14 शब्द है वो मैकडूगल सर आते ही जो है अत्यंत ही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो आप वीडियो देखेंगे उसमें बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएगी, आपको याद भी जो है वहां आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक अपना संप्रदाय था, छोटा सा इसका परिचय संप्रदाय में देना जरूरी था। बाकी इसका पूरा वीडियो आप देखिए, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। आराम से इसको देख लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तक विलियम मैकडूगल, प्रवर्तन वर्ष 1908। इनका मानना है कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, लेकिन मूल प्रवृत्ति प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से जुड़ी होती है, और जब भी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार अभिव्यक्त होता है तो ज्ञानात्मक भावात्मक तीनों पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। और सर ने जो है 14 प्रकार के संवेगों से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई है, जिनको आप एक अलग वीडियो में जो पहले से मौजूद है उस वीडियो में आप देख आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार जो है एक बार शायद ऐसा भी याद है, साहचर्यात्मक एसोसिएशनिज्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो मोस्टली आप हल्का सा याद रख लेंगे कि साहचर्यात्मक जो है वो जॉन लॉक सर के द्वारा दिया गया था, है ना। तो जैसे ही अपन जैसे जॉन लॉक सर की बात आ गई तो एक आध बात जो है वो अपन देख लेते हैं। जॉन लॉक सर ने क्या माना है? जॉन लॉक सर ने ये माना है ना, इधर में लिख देता हूँ, यहाँ तो लिख देता हूँ विचारक, है ना, ये तो लिख दिया विचारक, और जन्म के समय शिशु, है ना, कौन कौन विचारक जो है क्या क्या मानता है ना। तो जॉन लॉक सर क्या मानते हैं? जॉन लॉक सर मानते हैं कि जन्म के समय शिशु जो है टाबुला रासा होता है। टाबुला रासा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपकी तरह होता है ना, कोरा का। कई बार क्या पूछते हैं ना अपन सवाल विद्यार्थियों को, तब वो बिल्कुल टाबुला रासा हो जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं ना। अच्छा, देकार्ते सर ने क्या कहा है? देकार्ते सर ने कहा है कि जन्म के समय शिशु के पास कुछ विचार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विचार होते हैं। याद रखना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, टेबुलर राशि का कितनी बार प्रश्न आ गया है ना। तो कौन ये मानते हैं? देकार्ते सर ये मानते हैं कि जन्म के समय शिशु में कुछ विचार होते हैं, है ना। रूसो सर क्या मानते हैं? रूसो सर मानते हैं, जॉन जैक्स रूसो है ना, रूसो ये मानते हैं कि जन्म के समय शिशु जो है उत्तम स्वभाव वाला और एक बहुत ही अच्छा मृदु प्राणी होता है ना। बाद में जो है परिवार वालों के अपन जैसे लोगों के संपर्क में आता है ना, तब जाके वो शिशु जो है
वो बिगड़ जाता है, पैदा होता है तब तो क्या रहता है, बिल्कुल मतलब उत्तम स्वभाव वाला, जिसको उसको जैसा आप बनाना चाहिए वैसा बना सकते हो, उत्तम का उत्तम रख सकते हैं। लेकिन जो इस दीन दुनिया के चक्कर में पड़ता है तो फिर वो बाद में जो है गड़बड़ा जाता है ना। और स्पेंसर सर क्या मानते हैं, स्पेंसर सर का मानना है कि जन्म से ही शिशु जो है दुष्ट और बुरे आचरण वाला होता है। यानी जन्म के समय ही शिशु जो है एकदम दुष्ट प्रकृति का होता है, बुरे आचरण वाला होता है। लेकिन जब अपन उसको डराते हैं, धमकाते हैं, तब वह अपनी बुरी आदतें और अपनी दुष्टता को त्याग कर एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। तो इन चारों से भी जो है कई बार जो है ये मिलान कीजिए वाला प्रश्न जो है बन सकता है, तो वो आप आराम से इनको देख लीजिए और लिख भी लीजिए। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंधित जो है अपनी ये दूसरी क्लास भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अगर आपको संप्रदाय से संबंधित कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से बताएंगे। और ये जो अपने कंसेप्ट पढ़े इनमें कुछ जो सवाल है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको आप नोट डाउन भी कर लें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।